नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्नल सिस्टम 2018 इवेंट का क्वेश्चन पेपर, जिसका एमसीक्यू 20 सब्जेक्टिव होता है, उसे डिस्कस करेंगे। तो आपको पता ही होगा कि सिग्नल सिस्टम जो कि 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का आपका सब्जेक्ट हुआ। तो हम लोग इसी का ग्रुप ए जो हुआ, ये जो ग्रुप ए हुआ इसमें 20 क्वेश्चन है, उसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे और आपको ये जो प्रश्न पत्र डाउनलोड करना है उसे भी आगे बताएंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। द सिग्नल एफ टी इज़ एन ऑड फंक्शन, देन बोला जा रहा है कि एफ टी ऑड फंक्शन है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको एफ टी ऑड का केस आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए आप देख लीजिए। ऑप्शन ए जो हुआ एफ टी माइनस एफ ऑफ एफ टी, यही आपका ऑड फंक्शन का केस हुआ, यही आपका ऑड फंक्शन का केस हो गया। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। और अगर आपसे यहाँ पे इवन फंक्शन का केस पूछ देता कि एफ टी अगर इवन फंक्शन है तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसे चूज करना पड़ता। तो एफ टी का केस क्या होता है, एफ टी अगर इवन हो तो उस वाले केस में आपका ए जो एफ टी बराबर एफ टी माइनस ए आपका राइट आंसर हो जाता। ये दोनों केस आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ऑड और इवन का। तो चलिए हम लोग अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है आपका, द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई माइनस ए टी इज गिवन बाय, यानी कि आपसे लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई माइनस ए टी पूछ रहा है। इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो यह एक फार्मूला ही होता है। क्या होता है आपका 1/s+a, 1/s+a। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए ही आपका 1/1+a है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इस सवाल में यह पूछ देता कि ए जो है ई माइनस ए टी है, उसके जगह पर ई प्लस ए टी होता, तब कौन सा आंसर सही हो जाता। तब उस केस में आपका 1/s-a आपका सही हो जाता। यहाँ पे माइनस रहे लैप्लास के में ई के पावर, तो आपको प्लस ले लेना है, और प्लस रहे तो माइनस ले लेना है। ओके, तो चलिए हम लोग अब थर्ड सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल आपका है, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ 3 प्लस, या फिर ए इक्वेशन दे दिया है, इज गिवन बाय। तो रूट मीन स्क्वायर यानी कि आर एम एस आपसे पूछ रहा है। आर एम एस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट डी सी का स्क्वायर प्लस वी एम बटे रूट टू, वी एम/√2 और इसका आपका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे डी सी जो वैल्यू है वो आपका 3 है, और वी एम यानी मैक्सिमम वोल्टेज आपका 4√2 है। तो उस फार्मूले में आप डालिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आर एम एस वैल्यू बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4√2 पाई√2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे √2 से √2 कट गया, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 9 + 16 यानी कि अंडर रूट 25, 25 का रूट हो गया आपका 5। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग फोर्थ सवाल पे चलते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन बोला जा रहा है, एफ टी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो एफ एस दिया हुआ है, देन एफ टी का डेरिवेटिव क्या होगा। तो एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ एस, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव का लैप्लेस क्या हो जाएगा एफ टी का डेरिवेटिव। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई एफ टी और डी टी। यहाँ पे एक डेरिवेटिव है, एक डॉट है, यानी एक डेरिवेटिव। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला मैं आपको लिखूंगा नहीं, यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ। ऑप्शन बी में आप देखिए, ऑप्शन बी जो है एस एफ एस माइनस एफ नॉट, यही आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो 4 का बी हो गया, 4 का बी आपका सही आंसर हो गया। और यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपका सेम ऑप्शन ए भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ डॉट दे दिया है, यानी कि, लेकिन यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव में का जो आता है लैप्लेस ट्रांसफर, उसमें कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं किया जाता है। आपका बी ही सही आंसर हो गया। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर यहाँ पे F1 डॉट दिया हुआ है, अगर यहाँ पे डबल डॉट दे देता, यानी कि डबल डेरिवेटिव पूछ देता, उस केस में आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा। तो उस केस में आपका ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, यही आपका डबल डेरिवेटिव का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए हम लोग अब फिफ्थ पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम, तो इनिशियल वैल्यू जेड ट्रांसफॉर्म में भी होता है और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में भी होता है। इस वाले केस में आपको
एस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन में एस देखने को मिल रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि यह लैपलेस का इनिशियल वैल्यू थ्योरम पूछा जा रहा है। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम का फार्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, और आप एक तुक्का समझ ले, एफ नॉट बराबर में कुछ भी फार्मूला रहे तो समझ लेना है एफ नॉट को आपको इनिशियल मान लेना है, ठीक है, और एफ इन्फिनिटी को आपको फाइनल मान लेना है। और इसके बराबर में क्या होता है उसे भी देख लेते हैं। एफ नॉट जो कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम होगा, और इसका फार्मूला होता है लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस एफ एस। इनिशियल वैल्यू में एफ नॉट हुआ, और लेकिन इसमें एस टेंस टू इन्फिनिटी होगा, तो आपका सी नंबर ये जो है लिखा हुआ यही आपका फार्मूला हुआ, तो इसे आपको याद ही होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और सवाल करता हूँ मैं आपसे कि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू की जगह पे फाइनल वैल्यू थ्योरम दिया हुआ रहता, तब क्या होता करेक्ट ऑप्शन? तो उस समय आप देखिए, मैंने आपको सिखाया एफ इन्फिनिटी, तो एफ इन्फिनिटी यहाँ पे इस वाले केस में भी दिया हुआ है और इस वाले केस में भी दिया हुआ है एफ इन्फिनिटी। कैसे? क्योंकि लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी है, एफ टी डाल दीजिएगा तो ये दोनों तो एफ इन्फिनिटी ही हो गया ना। तो इस केस में फाइनल वैल्यू थ्योरम का फार्मूला आपको ये याद रखना है कि फाइनल वैल्यू थ्योरम में एस टेंस टू जीरो होता है और एस एफ एस तो होता ही है। तो उस केस में फाइनल वैल्यू थ्योरम पूछता तो आपका ए सही हो जाता। इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। ये दोनों इनिशियल और फाइनल आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। 6 नंबर, द एवरेज वैल्यू ऑफ ए सिग्नल वी टी इज गिवन बाय। एवरेज वैल्यू का फार्मूला आपको याद ही होने चाहिए। एवरेज वैल्यू का सूत्र यही हुआ, बी ए बराबर 1/t इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी वी टी डी टी। यही आपका एवरेज वैल्यू का फार्मूला हो गया, तो ऑप्शन ए सही हो गया। ये दोनों गलत आंसर है। अब हम लोग 7th नंबर पे चलते हैं। 7th नंबर आपका है फॉर एन ऑड फंक्शन विच टर्म इज प्रेजेंट इन फोरियर एक्सपेंशन। यानी कि ऑड फंक्शन है, यानी कि एफ टी ऑड दे दिया है, एफ टी ऑड दे दिया है। तो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि ऑड फंक्शन दिया हो तो ए एन और ए नॉट ये दोनों अब्सेंट रहता है, जीरो रहता है। ऑड फंक्शन में दोनों जीरो हो जाता है, तो ये तो प्रेजेंट रहा नहीं, केवल और केवल बी एन प्रेजेंट रहता है। तो इस केस में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ओनली बी एन। और मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि अगर यहाँ पे ऑड की जगह पे इवन फंक्शन रहता तो इवन फंक्शन में आपका ए नॉट और ए एन दोनों प्रेजेंट होता है, तो उस केस में आपका डी आपका सही आंसर हो जाता। लेकिन इस केस में जहाँ पे ऑड पूछ रहा है तो केवल बी एन आपका सही आंसर हुआ। 8 नंबर आपका बोल रहा है कि द फोरियर कोफिशिएंट ऑफ ए एन इज गिवन बाय। अब फोरियर सीरीज का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जिसको एफ टी के रूप में लिखते हैं, और उसमें का ए एन का फार्मूला क्या होता है? तो ए एन का फार्मूला असल में होता है आपका ए एन बराबर होता है 1/t माइनस टी से टी, या फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी ले सकते हैं। और आपका होता है एफ टी कॉस एन ओमेगा टी, कॉस एन ओमेगा टी होता है आपका, ये फार्मूला होता है। लेकिन इस केस में देखिए, यहाँ पे मैंने जो फार्मूला लिखा वो किसी में नहीं दिया हुआ है, वहाँ पे माइनस टी से हमने टी लिया था, लेकिन इस वाले केस में टी जीरो से टी लिया जा रहा है, तो कौन आंसर सही होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मान लेते हैं ए आपका फंक्शन हो गया, और यहाँ पे माइनस टी से टी तक का हमने फार्मूला लिखा था, लेकिन यहाँ पे जीरो से ही टी के रूप में लिया जा रहा है। यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो से ही टी के रूप में यहाँ पे फार्मूला में यहाँ पे इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, पहले तो इसका एरिया और इसका एरिया डिस्टेंस सेम है तो एरिया भी सेम होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, आधे को ही आधे का ही एरिया निकाला गया है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इक्वल तो एरिया तो सेम ही हुआ ना। इंटीग्रेशन से हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया ही निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो फार्मूला लिखा था एफ टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी, उसमें हमने माइनस टी से टी तक लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको जीरो से टी गया है और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है हमने। आपको फार्मूला लिखा था 1/t, तो आप कह लें कि ए भी और ओ भी फार्मूला ही होता है। जीरो से 2 गया है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन सो इन फिगर इज। ये फिगर दे दिया है, ये क्या चीज़ का फंक्शन है? तो गेट फंक्शन का फिगर ऐसा ही होता है, गेट फंक्शन -t/2
से t/2 तक का ही इसका ग्राफ ड्रॉ होता है और ऊपर 1 होता है। तो गेट फंक्शन, ये जो फार्मूला फिगर है वो आपका गेट फंक्शन का फार्मूला हो गया। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। 10th नंबर देखिए, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इज गिवन बाय। तो जेड ट्रांसफॉर्म का फार्मूला ही होता है एक्स एन, या फिर पहले आप जेड एन आपका होता है जेड अपॉन 1 माइनस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो आपका जेड अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 का ए। 11th नंबर है, ए पावर सिग्नल इज वन डैट हैज डैश इन इट। तो पावर सिग्नल का इनर्जी इन्फिनिटी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब कैसे इन्फिनिटी होता है आप देखिए, एक हम लोग लिखते हैं याद करने के लिए, PE 0, पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल 0, और इसके अपोजिट EP इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कि एनर्जी ऑफ पावर सिग्नल इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पावर सिग्नल का एनर्जी, तो EP इन्फिनिटी, यानी कि पावर का जो एनर्जी होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे सी हो गया राइट आंसर। और वहीं पे अगर एनर्जी का पावर पूछ देता तो वहाँ पे 0 हो जाता। यस या नो? और आप याद रखिए PE याद रखिए, PE बराबर 0। इसको पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के रूप में याद रखिए, हम लोग का कोर्स पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग हुआ। तो PE 0 आप याद कीजिए, और इससे आप इस वाले सवाल में कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। 12th, डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव ऑफ रैंप फंक्शन। RT को रैंप फंक्शन बोला जाता है। रैंप फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? तो पहले आप ये जो क्वेश्चन है या फिर इससे रिलेटेड यूनिट स्टेप हो, इम्पल्स स्टेप हो, ये सब कुछ का आपका एक ही इस वाले कंसेप्ट को आप समझ लेते हैं तो आपका सारे सवाल आप बना के आइएगा। एक कंसेप्ट आपका क्या हुआ, सबसे पहले आप शुरू से चलिए। डेल टी, पहले आपका डेल टी हुआ यानी कि इम्पल्स फंक्शन, फिर आपका हो गया यूटी यूनिट स्टेप फंक्शन, फिर आपका हो गया RT यानी कि रैंप फंक्शन, और इसके आगे भी हुआ हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या समझना है आपको, एक ट्रिक समझना है कि डेल टी को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे, डेल टी को अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर दे तो हमें यूटी मिलेगा। ठीक है, और यूटी को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे तो हमें RT मिलेगा, रैंप फंक्शन मिलेगा। और इसके जस्ट अपोजिट अगर हम लोग RT को डिफ्रेंशिएट कर दे, dy/dt कर दे तो हमें यूनिट स्टेप मिल जाएगा। यूनिट स्टेप को डिफ्रेंशिएट कर दे तो हमें डेल टी यानी कि इम्पल्स फंक्शन मिल जाएगा। तो यही कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में क्या बोल रहा है कि RT को डेरिवेटिव यानी कि डिफ्रेंशिएट किया गया है तो हमें UT मिल जाएगा। UT को इम्पल्स यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए 13 क्या है, द यूनिट रैंप फंक्शन इज डिफाइंड एज, यानी कि रैंप फंक्शन इसमें से किस ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा, किस में डिफाइंड करेगा। तो रैंप फंक्शन का ग्राफ आप समझ लीजिए, रैंप फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे बीचों बीच जाता है, यानी कि ये जो ग्राफ है ये t=greater than पर हर जगह x और y का मान इसका सेम होगा। यहाँ पे अगर 2y है, x है तो 2y ही होगा। तो मतलब क्या आपने समझा कि RT आपका रैंप फंक्शन t ही होगा। कब? जब t>=0 होगा तब। और उसके एवज में आप कहिएगा ग्राफ तो यहीं से है, और अगर मान लेते हैं t< हुआ तब क्या हुआ, तो t< में इसका ग्राफ ऐसा हुआ, मतलब हमेशा ही 0 पर है। ठीक है, तो जब t< हो तो RT 0 होगा। तो आपका इस वाले ऑप्शन ए में देखिए, हमने जो जो केस बताया वही सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अब 14 देखिए, टू सिग्नल कैन बी, दो सिग्नल को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो हम लोग जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो इस 14 नंबर का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। 15 नंबर आप सवाल देखिए, यहाँ पे क्या है, IS बराबर दे दिया है कुछ 5 × s + 250 बटे s/s + 100। देन I0 आपसे पूछ रहा है। I0 क्या हो गया, आपसे इनिशियल वैल्यू थ्योरम का मतलब I0 का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे I0 का फार्मूला क्या हुआ, I0 का फार्मूला जेड ट्रांसफॉर्म लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों में अलग अलग हुआ। यहाँ पे आपको
लैपलेस ट्रांसफॉर्म समझना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस का वैल्यू एस आपको लिखा हुआ दिख जाए तो आपको लैपलेस मान लेना है। तो लैपलेस का हमें फार्मूला लिख देना होगा। इनिशियल वैल्यू थ्योरम लैपलेस का क्या होता है? तो लिमिट एस टेंस टू जीरो होता है और क्या होता है? आई एस होता है। तो इसमें जीरो को मान रखेंगे तो असल में वह क्या आ जाएगा? आई नॉट ही आ जाएगा ना, आई नॉट आ जाएगा। और आई नॉट बराबर फार्मूला क्या हुआ? लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी। ये आप याद रखिएगा, इनिशियल वैल्यू में एस इन्फिनिटी की तरफ टेंस करता है और यहाँ पे एस इंटू एफ एस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आई एस दिया हुआ है तो आई एस ले लेते हैं। तो इस फार्मूला में आप सिंपली आई एस का मान यहाँ से पुट कर दीजिए, आई एस का मान पुट कीजिए तो यहाँ पे आपका क्या हुआ? यहाँ पे आई एस की जगह पे 5 इंटू एस प्लस 250 ले लेते हैं और यहाँ पे एस प्लस 100 और एस भी मल्टीप्लाई है और ऊपर भी एस था तो इस एस से एस कट गया। और फिर आपको पता होना चाहिए, अब यहाँ पे एस तो कट गया तो हम इसे क्या करते हैं? मिटा देते हैं। इसे हम लोग मिटा देते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे एस टेंस टू क्या है? इन्फिनिटी है। तो हम डायरेक्ट एस टेंस टू इन्फिनिटी, एस की जगह पे इन्फिनिटी नहीं रख देंगे। हमें करना क्या होगा? कॉमन लेना होगा एस का। एस का हम लोग कॉमन लीजिए। यहाँ पे अगर एस को हम लोग अगर कॉमन लेते हैं, पहले तो हम आपको इसे बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे एस को हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 5 तो भी रहेगा, 5 भी रहेगा। आपका सवाल का जो आंसर है वो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5s। इसका हमने कॉमन लिया, s प्लस 250/s, 250/s हो जाएगा। नीचे हो जाएगा s का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे s 1 प्लस 100/s हो जाएगा, ठीक है। 100/s हो जाएगा। अब यहाँ पे अब हम लोग को इन्फिनिटी का मान एस टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आप रख दीजिए, इन्फिनिटी रख दीजिए। तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 बटे इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पे क्या रखिएगा? 250/इन्फिनिटी, तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। और 100/s, 100/इन्फिनिटी, ये टर्म भी आपका 0 हो जाएगा। तो ऊपर केवल 1 बचा, नीचे भी 1 प्लस 0 यानी कि 1 बचा। तो आपका जो आंसर हो गया, क्या बचा? केवल और केवल आपका बचा 5s/s। तो एस से एस आपका कट गया तो आपका आंसर डायरेक्ट 5 एम्पियर आ गया। तो इसे यहाँ पे उंगली से बनाने में उतना आपको अच्छे से नहीं दिखा होगा, मैं साफ साफ नहीं लिख पाया, लेकिन आप कॉपी पे बनाइए और समझिए, आपका 5 ही आएगा तो 15 का बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 16 नंबर आप देखिए, 16 नंबर आपका ये सवाल है, एफ टी बराबर दे दिया है माइनस ऑफ एफ टी प्लस माइनस टी बाई 2। तो ये किसका इज सेड टू बी हैव डैश सिमेट्री। इसे क्या बोला जाता है? तो ये जो फंक्शन है ना, उसे बोला जाता है हाफ वेव सिमेट्री। तो ऑप्शन सी आप देखिए, हाफ वेव लिखा हुआ है तो हाफ वेव सिमेट्री यहाँ पे डैश वाले में भरा जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। 17 है, द टू फंक्शन एफ टी एंड एफ टू टी आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल ओवर द इंटरवल ऑफ t1 ग्रेटर इक्वल्स टू t एंड t लेस देन इक्वल्स टू t2 इफ एंड इफ ओनली इफ। तो यहाँ पे ऑर्थोगोनल पूछ रहा है ना, और यहाँ पे इंटरवल भी दे दिया है t से t2 तक। तो ऑर्थोगोनल में आपका फार्मूला होता है, ये होता है आपका ऑर्थोगोनल का, t1 से t2 यहाँ पे दे दिया है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया है, dt से डिफ्रेंशिएट भी कर दिया है, और यहाँ पे क्या होता है? बराबर में जीरो। ऑर्थोगोनल का केस में आप देखिए ये तो होना ही चाहिए और बराबर में जीरो होना चाहिए, और इन दोनों केसों में आप देखिए बराबर में कुछ कुछ दे दिया गया है। तो ऑर्थोगोनल तभी होगा जब राइट हैंड साइड में आपका जीरो हो। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जेड एन बराबर क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बोला था, जेड एन फार्मूला ही होता है एन का जेड ट्रांसफॉर्म जेड अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए ऑप्शन ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो गया, 18 का बी। अब 19 में चलिए, 19 क्या बोला जा रहा है कि रैम्प द यूनिट स्टेप ऑन इंटीग्रेशन गिव्स। यूनिट स्टेप को, यूटी को हम लोग इंटीग्रेट कर दे तो हमें क्या मिलता है? रैम्प मिलता है, रैम्प। और मैंने शुरू में आपको इसका कंसेप्ट भी बताया हूँ कि कौन डेल्टी शुरू में होता है, फिर आपको यूटी होता है, फिर आपका रैम्प होता है। यूटी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें रैम्प मिलता है। तो रैम्प फंक्शन आपका राइट आंसर हो गया है। तो चलिए अब हम लोग 20वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे दिया है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग। तो आपसे
गलत पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा केस गलत होगा। तो यहाँ पे देखिए ई टी ई टी ई टी ई टी मतलब रहे तो यह इवन फंक्शन है, ठीक है। और F1 0T अगर देखें तो ये आपका ऑड फंक्शन है, ये आप याद कर लीजिए। और इसमें से आप ऑप्शन में हमको चलना पड़ेगा। क्या होता है देखिए यहाँ पे इवन फंक्शन इवन का जोड़ क्या होता है, ये भी इवन ही है। तो इवन का जोड़ इवन एकदम सही हो सकता है, बिल्कुल सही है, ये आपका सही है। अब बी देखिए, बी क्या है, बी आपसे बोला जा रहा है कि ये क्या है, इवन फंक्शन, ये क्या है 0T ऑड फंक्शन, और ये क्या है इवन फंक्शन। तो इवन और ऑड का एडिशन जोड़ आपका ऑड फंक्शन होता है, और यहाँ पे इक्वल में तो इवन फंक्शन दे दिया है, यानी कि ये गलत है। यानी कि आपका बी गलत है, लेकिन ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि रॉन्ग को ही चूज करना है, ठीक है। तो बी आपका सही हो जाएगा। ऐसे हम सी भी देख लेते हैं। सी क्या है आपका, सी क्या है ऑड फंक्शन, ऑड का जोड़ क्या होता है, तो ऑड का जोड़ तो इवन होता है, यहाँ पे ऑड ही है। तो ये आपका नहीं, ऑड का जोड़ ऑड ही होता है, ठीक है, ऑड का जोड़ ऑड ही होता है, तो ये भी सही है। लेकिन हमें गलत चूज करना है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमने आपको पीछे ऑब्जेक्टिव का आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हमने आपको बता दिया है, बना के भी बताया है। और बाकी आप सब देखिए, ये सारा सवाल है आपके पास, ये सारा सवाल है। आप अब पूछिएगा कि सवाल को डाउनलोड कैसे करें। तो ये डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ भी नहीं, हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ही नहीं, आपके लिए थ्योरी है उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा, यानी कि क्वेश्चन बैंक भी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही एक लिंक मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर के लिए, और एक लिंक मिल जाएगा आपको क्वेश्चन बैंक के लिए। आप दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए। और आपको सिग्नल सिस्टम का क्लास करना है तो भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सिग्नल सिस्टम का क्लास आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पढ़ाया गया है, हमारे टीचर मनीष सर द्वारा पढ़ाया गया है, उनसे पढ़ने पर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप उनका क्लास कीजिए, सिग्नल एंड सिस्टम। तो होप साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।